नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। मास्टर साहब का कर्ज उतारने पहुंचे डीएम साहब ने ऐसा क्या देखा कि उनके पैरों तले जमीन निकल गई। अध्यापक दिवस होने के कारण आज का दिन स्कूल के सभी विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए बहुत खास था। स्कूल को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था। विद्यालय के प्रांगण में अध्यापक दिवस का कार्यक्रम चल रहा था। सभी विद्यार्थी प्रांगण में उपस्थित थे और प्रिंसिपल सर माइक पर गुरु की महिमा का ज्ञान दे रहे थे। जलता है वो दिए की तरह और कई जीवन रोशन कर जाता है। कुछ इसी तरह से हर गुरु अपना फर्ज निभाता है और इसी के साथ ही पूरा विद्यालय तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तभी अचानक आई एक सायरन की आवाज से सब अध्यापक और बच्चे चौंक गए। वो आवाज जिला मजिस्ट्रेट की गाड़ी के सायरन की थी। प्रिंसिपल सहित स्कूल के सभी अध्यापक हैरान थे कि आखिर इतने बड़े अधिकारी उनके उस छोटे से स्कूल में क्यों आए थे। अपनी गाड़ी से उतरकर जिला मजिस्ट्रेट सीधे प्रिंसिपल ऑफिस में चले गए। उन्हें ऑफिस में जाते देख प्रिंसिपल भी तेज कदमों से ऑफिस में पहुंचे। अरे सर, आप अचानक यहाँ? बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? प्रिंसिपल ने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा। तो सामने बैठा अधिकारी बोला, दरअसल बात यह है कि मुझे इस स्कूल के एक अध्यापक मोहन जी से मिलना है। मोहन जी का नाम सुनकर प्रिंसिपल हैरान रह गए कि आखिर इतने बड़े अधिकारी को एक मामूली से अध्यापक से क्या काम हो सकता है। लेकिन उन्होंने डीएम साहब से कोई सवाल करना उचित नहीं समझा और बोले, सर दरअसल बात यह है कि मोहन सर कुछ वर्ष पहले ही रिटायर हो गए थे, इसलिए अब वो यहाँ पर पढ़ाने के लिए नहीं आते हैं। ये सुनकर डीएम साहब कुछ सोचते हुए बोले, लेकिन उनका एड्रेस तो होगा आपके पास? तो प्रिंसिपल ने कहा, जी मैं अभी रजिस्टर में देखकर उनका पता आपको बता देता हूँ। थोड़ी ही देर में मोहन सर का पता ढूंढकर प्रिंसिपल ने उन्हें दे दिया, जिसे देखकर डीएम साहब के चेहरे पर संतुष्टि के भाव आ गए। ठीक है, मैं चलता हूँ, आपका धन्यवाद। कहते हुए जैसे ही डीएम साहब कुर्सी से उठने लगे तो प्रिंसिपल सर को और भी अधिक उत्सुकता हुई ये जानने की क्या कि डीएम साहब उनसे मिलने को इतने बेचैन क्यों हैं। जिज्ञासा शांत करते हेतु वो पूछी बैठी, सर लेकिन आपको उनसे क्या काम है? तो डीएम साहब वापस कुर्सी पर बैठ गए और बोले, एक बहुत बड़ा कर्ज है उनका मुझ पर जो मुझे चुकाना चाहता हूँ, इसलिए उनसे मिलना था। ये बात सुनकर प्रिंसिपल प्रश्नवाचक निगाह से उनकी ओर देखने लगी तो डीएम साहब सारी बात विस्तार से प्रिंसिपल सर को बताने लगे और बोले, वर्षों पहले मैं भी इसी स्कूल में ही पढ़ा करता था। जब मैं 8वीं कक्षा में था उस समय मोहन सर हमारी कक्षा को गणित और नैतिक शिक्षा के विषय पढ़ाया करते थे। एक दिन पढ़ाते पढ़ाते सर ने सभी विद्यार्थियों से एक सवाल पूछा। सवाल था कि अगर तुम सभी को 100 रुपए मिल जाए तो तुम उन रुपयों का क्या करोगे? ये सवाल सुनकर सारे विद्यार्थी बहुत उत्साहित हो गए थे। सबने अलग अलग जवाब दिए। कुछ बच्चों ने कहा, हम उन पैसों से ढेर सारे चिप्स और चॉकलेट खरीद लेंगे। तो कुछ ने कहा, उन पैसों से हम अपने लिए खिलौने खरीदेंगे। किसी ने वीडियो गेम खेलने की इच्छा जताई तो किसी ने खूबसूरत से कपड़े खरीदने की। फिर बारी आई मेरी। जब सर ने मुझसे पूछा कि मैं उन 100 रुपये का क्या करूँगा तो मैं थोड़ी देर चुप रहा, क्योंकि ना तो मैं कोई खिलौना खरीदना चाहता था, ना ही खाने पीने की कोई चीज़। मेरी इच्छा उन सब लोगों से बहुत अलग थी। लेकिन मैं जानता था कि अगर मैंने कक्षा में अपनी इच्छा बताई तो सारे बच्चे मेरे मजाक बनाएंगे, इसलिए मैं कुछ बोल ही नहीं पाए। फिर सर मेरे पास आए और दोबारा वही सवाल पूछा तो मैंने कहा, सर अगर मुझे 100 रुपये मिल जाते हैं तो मैं अपनी माँ के लिए नज़र का चश्मा बनवा कर दूंगा। इतना सुनते ही सब बच्चे हंसने लगे। उन्हें मेरी इच्छा बहुत अटपटी लग रही थी। वॉल्सर ने सब बच्चों को चुप रहने को कहा
और फिर मुझसे पूछने लगी, लेकिन बेटा तुम चश्मा ही क्यों खरीदना चाहते हो? दूसरे बच्चों की तरह कोई गेम, खिलौना या अपने पसंदीदा चीज़ क्यों नहीं? क्योंकि चश्मा तो तुम्हारे पिताजी भी बनवा कर दे सकते हैं। फिर मैंने उन्हें बताया कि सर, जब मैं छोटा सा था मेरे पिताजी तो तभी चल बसे थे, मुझे तो उनका चेहरा भी याद नहीं है। मेरी माँ ने उनके जाने के बाद मुझे पाला पोसा है और मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ा लिखा रही है, और फिर भी खर्चे के लिए पैसे कम रह जाते हैं, तो मेरी माँ लोगों के कपड़े सिलकर मेरा खर्चा पूरा करती है। लेकिन अब उनकी आंखें कमज़ोर होने लगी हैं, सुई में धागा डालने लगती हैं तो डलता ही नहीं है। कभी कभार तो सुई भी हाथों में चुभ जाती है। अगर मैं उनकी आंखों के लिए चश्मा बनवा दूंगा तो उन्हें काम करने में आसानी होगी। मेरी सारी बात सुनकर मोहन सर की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे अपने गले से लगा लिया और कहा, शाबाश बेटा, जो जवाब तुमने मुझे दिया है ना, उसे पता चलता है कि तुम्हारे दिल में अपनी माँ के लिए कितना प्यार है। तुम्हारे विचार जानकर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम अपने जीवन में एक बहुत बड़े आदमी बनोगे, अपनी माँ का नाम रोशन करोगे। उसके बाद सर ने मुझे इनाम स्वरूप 100 रुपये दिए और उसके साथ साथ अपनी जेब से एक और 100 रुपये का नोट निकालते हुए बोली कि मैं तुम्हें अलग से दे रहा हूँ, इन्हें भी तुम अपने पास रखो और जब तुम्हारे पास खूब पैसे होंगे तो मुझे लौटा देना। प्रिंसिपल सर को सारी बात बताते बताते डीएम साहब की आंखें आंसुओं से चिलबिलाने लगी और फिर बोली, उसके बाद मोहन सर ने बहुत बार मेरी मदद की। मेरे पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे तो वह मुझे अपने पैसों से खरीदकर किताबें ला कर देते थे। मेरी पढ़ाई का खास ध्यान रखते थे, इसलिए शाम को अपने घर पर मुझे कोचिंग भी दिया करते थे, लेकिन बदले में एक पैसा भी नहीं लेते थे। उनके मुझ पर बहुत से एहसान हैं। अगर आज मैं एक कामयाब इंसान हूँ तो उसके पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। इसलिए आज मैं उनसे मिलने यहाँ पर आया था ताकि उन्हें उनके पैसे लौटा सकूं। ये बात सुनकर प्रिंसिपल सर भी बहुत भावुक हो गए। मोहन सर का एड्रेस लेकर डीएम साहब प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर निकले और अपनी गाड़ी में बैठकर मोहन सर के घर जाने के लिए निकल। परंतु जब वहां पहुंचे और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो मालूम पड़ा कि सर तो वहाँ रहते ही नहीं है। अब घर के नए मालिक ने बताया कि वो तो अपने परिवार के साथ ही घर बेचकर किसी दूसरी सोसाइटी में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन वो लोग कहाँ रहते हैं उन्हें कुछ मालूम नहीं था। आस पड़ोस के लोगों से पूछा तो उनके नए घर का एड्रेस भी मिल गया। बिना देरी किए डीएम साहब उस पति पर जाने के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद वो बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गए। दरवाजे की बेल बजाई तो अंदर से एक लड़की बाहर आई और ये देखते हुए बोली, जी किससे मिलना है आपको? तो डीएम साहब ने कहा, मुझे मोहन जी से मिलना है। उसे मैं भीतर से आवाज़ आई, दरवाजे पर कौन है मीना? अरे साहब कि तो किसी मोहन जी से मिलना चाहते हैं। फिर अंदर से एक आदमी निकल कर आया और पूछने लगा, आपको पिताजी से क्यों मिलना है, क्या काम है? डीएम साहब समझ गए कि वो आदमी मोहन सर का बेटा है और बोले, दरअसल मुझे मोहन सर का एक कर्ज चुकाना है जो बहुत वर्षों पहले मैंने उनसे लिया था। ये सुनकर मोहन जी का बेटा हैरान रह गया, क्योंकि उसने तो 2 वर्ष पहले ही अपने पिता को अपने घर से बाहर निकाल दिया था और किसी वृद्धा आश्रम में छोड़ आया था और स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इस आलीशान घर में रहता था। जब से उसने अपने पिता को वृद्धा आश्रम में छोड़ा था उसके बाद से उसने उनकी कोई खबर नहीं ली थी। उसे तो ये भी मालूम नहीं था कि वे जिंदा भी हैं या नहीं। परंतु वो पैसों की बात सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई थी और मन में लालच, और फिर बोला, अच्छा तो आपको पिताजी के पैसे लौटाने हैं, लेकिन पिताजी तो फिलहाल यहाँ पर नहीं है, वो अपने गांव गए हुए हैं। आपको जो भी पैसे देने हैं आप मुझे दे सकते हैं, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। तो डीएम साहब बोले, जी नहीं, मैं पहले उनसे मिलना चाहता हूँ। यदि वो गांव गए हैं तो मुझे गांव का ही पता दे दीजिए, मैं वहाँ उनसे मिलने चला जाऊँगा।
कि सुनकर मोहन जी का बेटा थोड़ा घबरा गया और फिर बोला, अरे आप क्यों तकलीफ करते हैं, जब पिताजी आएंगे तो मैं उन्हें दे दूंगा। फिर डीएम साहब बोले, तुम्हारे चेहरे से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो, सच सच बताओ कि मोहन सर कहाँ है। डीएम साहब ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारा सच उगल दिया और बताया कि 2 वर्ष पहले वो अपने पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आया था। फिर डीएम साहब ने मोहन जी के बेटे से उस वृद्धा आश्रम का पता पूछा जहाँ वो रहते थे और तुरंत वृद्धा आश्रम पहुंच गए। वहां पहुंचकर वह आश्रम के मैनेजर के पास गए और उनसे मोहन सर के बारे में पूछताछ की तो मैनेजर ने उन्हें सर के कमरे में ले गया। कमरे के भीतर जाने से पहले डीएम साहब ने अपने सभी सिक्योरिटी गार्ड को भारी रहने को कहा क्योंकि वह उनसे अकेले में मिलना चाहते थे। जैसे ही वे कमरे के अंदर गए तो देखा कि मोहन जी अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। वह बेहद कमजोर और बीमार लग रहे थे। चेहरा झुर्रियों से भर चुका था। वह अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बूढ़े नजर आ रहे थे। ये देखकर डीएम साहब का मन भर आया। उन्होंने जाकर सर के पैर छुए तो मोहन जी बोले, तुम कौन हो बेटा और मुझसे मिलने क्यों आए हो? माफ करना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, कहते हुए मोहन जी उठकर बैठ गए। तभी डीएम साहब उनके पास रखी कुर्सी पर बैठते हुए बोले, सर मेरा नाम राहुल है, राहुल ठाकुर। बहुत सालों पहले जब आप स्कूल में अध्यापक थे तो उस समय आपका विद्यार्थी हुआ करता था। ये बात सुनकर मोहन जी अपने दिमाग पर जोर डालने लगे। उनकी याददाश्त अब काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। फिर डीएम साहब ने कहा, सर आपको याद है एक बार आपने मुझे 200 रुपये दिए थे जिसमें से 100 रुपये इनाम स्वरूप थे और बाकी के 100 रुपये मेरी माँ का चश्मा बनवाने के लिए। और साथ में आपने ये भी कहा था कि जब मेरे पास पैसे होंगे तब वह 100 रुपये मैं आपको लौटा सकता हूँ। उसके बाद भी आपने मेरी बहुत बार सहायता की थी ताकि मैं अच्छे से पढ़ लिख जाऊँ। इतना सुनते ही मोहन जी को सब कुछ याद आ गया। उनकी आंखें भीग गई और आंखों से आंसू निकलकर उनके कुर्ते को भिगोने लगे। ये देखकर राहुल थोड़ा हैरान हुआ कि आखिर सर उसे देखकर ऐसे रो क्यों रहे हैं। सर आखिर बात क्या है, कोई परेशानी है क्या? राहुल ने पूछा। लेकिन मोहन जी कुछ ना बोल पाए। तभी वृद्धा आश्रम का मैनेजर कमरे के अंदर आया और बोला, बेटा जिस पिता को बुढ़ापे में उसकी इकलौती औलाद ने ही धुतकार दिया, उसके पास आंसू बहाने के अलावा और क्या रास्ता बचा होगा। इनका अपना बेटा जिसे उन्होंने नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, जिसे उसके पैरों पर खड़ा किया, उसकी हर ख्वाहिश पूरी, उसी बेटे ने वृद्ध अवस्था में इन्हें अपने घर से निकाल दिया। उम्र की इस पड़ाव पर जब इन्हें अपने बेटे के सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसने उन्हें अकेला छोड़ दिया। ये बात सुनकर राहुल की आंखें आंसुओं से भर उठी। फिर मोहन जी बोले, बेटा तुम्हें तो मैंने उस समय केवल 100 रुपये ही दिए थे। मेरे द्वारा की गई वह छोटी सी मदद भी तुम्हें आज तक याद है। तो मुझे वह पैसे लौटाने के लिए यहाँ तक चले आए। और एक मेरी अपनी औलाद है जिसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, पाई पाई जोड़कर उसका जीवन संवारा। एक पिता होने का फर्ज बाखूबी निभाया, लेकिन उसने मेरी कद्र ना समझी और मुझे यहाँ वृद्धा आश्रम में छोड़कर चला गया। कहते कहते मोहन जी फूट फूट कर रो पड़े। तो राहुल उनके आंसुओं को साफ करते हुए बोला, प्लीज़ रोइए मत सर, बदनसीब होते हैं वो बेटे जो अपने माँ बाप का महत्व नहीं जानते। फिर रोहन जी बोले, अच्छा बेटा ये तो बताओ कि तुम आजकल क्या कर रहे हो? तो राहुल बोला, जानते हैं सर, वह स्कूल छोड़ने के बाद भी मैंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। 12वीं के बाद मैंने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया ताकि अपनी आगे की पढ़ाई का खर्चा निकाल सकूं। पूरी लगन के साथ मैंने पढ़ाई की और सर आज आपका राहुल जिला मजिस्ट्रेट बन चुका है। इतनी बात सुनते ही मोहन जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और राहुल की पीठ थपथपाते हुए बोले, शाबाश बेटा, मुझे यकीन था कि एक दिन सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। आज तुम्हें इस ओहदे पर देखकर
तुम्हारे इस अध्यापक को बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आज बहुत दिनों बाद अपने अध्यापक से मिलकर राहुल को बहुत अच्छा लगा। काफ़ी देर तक दोनों यूं ही बातचीत करते रहे। फिर मोहन जी ने पूछा, अच्छा राहुल, तुम्हारी माताजी कैसी हैं? तो राहुल ने उदासी भरे स्वर में कहा, सर वो तो पिछले साल ही स्वर्ग सिधार गई, बहुत बीमार रहती थी। फिर राहुल ने कहा, अच्छा सर, अब आप अपना सामान पैक कीजिए और मेरे साथ चलिए। ये सुनते ही मोहन जी अचंभित से रह गए और फिर बोले, लेकिन बेटा तुम मुझे कहाँ लेकर जाना चाहते हो? तो डीएम साहब बोले, सर आपकी जगह यह वृद्धा आश्रम में नहीं है, मैं आपको वहाँ लेकर जा रहा हूँ जहाँ आपको होना चाहिए। उसके बाद राहुल ने आश्रम के मैनेजर से बात की और मोहन जी को वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठाया और वहाँ से सीधा अपने घर की ओर चल दिए। जैसे ही गाड़ी सायरन देते हुए घर के गेट तक पहुंची तो गार्ड ने गेट खोल दिया। राहुल का बहुत बड़ा और आलीशान घर देखकर मोहन जी की हैरानी का ठिकाना ना रहा। अंदर पहुंचकर राहुल अपनी गाड़ी से उतरा और मोहन जी को भी सहारा देते हुए गाड़ी से उतारा और बोला, सर आज से यही आपका घर है, अब आप हमारे साथ यही रहेंगे। राहुल के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनते ही मोहन जी हैरान रह गए। उनकी आंखों से धारा प्रभाव आंसू बहने लगे और राहुल को अपने गले से लगा लिया। तभी राहुल की पत्नी और बेटा बाहर आए तो राहुल ने उन्हें मोहन जी से मिलाया। तो राहुल की पत्नी ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद दिया और उसका बेटा तो उनसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। फिर वह सब लोग अंदर आ गए। राहुल ने अपनी पत्नी को मोहन सर के बारे में सब कुछ बताया कि किस तरह से उन्होंने राहुल के पढ़ने लिखने में सहायता की थी। ये सुनकर राहुल की पत्नी के मन में उनके लिए सम्मान की भावना और बढ़ गई। डीएम साहब के घर में मोहन सर की खूब अच्छे से देखभाल हो रही थी। राहुल का बेटा उन्हें दादू कहकर बुलाता था और उनके साथ खूब मौज मस्ती करता था। धीरे धीरे मोहन जी का स्वास्थ्य सुधरने लगा, परंतु रह रहकर मन ही मन अपने खुद के बेटे की करतूत के बारे में सोचकर वो बेहद उदास हो जाते थे। उनकी आंखें भर आती। फिर राहुल के बारे में सोचने लगते हैं जिसे केवल 100 रुपये देकर उन्होंने एक छोटी सी मदद की थी और आज उसने उन पैसों की कीमत उन्हें नई जिंदगी देकर चुकाई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब मोहन जी का बेटा जो सरकारी नौकरी पर था उसका और रिश्वत लेकर काम किया करता था। एक दिन उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया और उस पर रिश्वत लेने के आरोप में केस दर्ज कर दिया गया और नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। वो जानता था कि उसके पिता मोहन जी वृद्धा आश्रम में नहीं रहती बल्कि जिला मजिस्ट्रेट के एक बड़े से आलीशान घर में रहते हैं। इतनी बड़ी मुसीबत से निकलने का उसे कोई हल नहीं सूझ रहा था, इसलिए वो सीधे अपने पिता से मिलने के लिए डीएम साहब के घर पहुंच गया। लेकिन गेट पर ही गार्ड ने उसे रोक लिया। फिर मोहन जी का बेटा बोला, मेरे पिता मोहन जी यहीं रहते हैं, मैं अपने पिताजी से मिलने आया हूँ। ये बात सुनकर सिक्योरिटी गार्ड उसे वहीं रोककर घर के अंदर गया। उसने मोहन जी से कहा कि बाहर कोई आदमी आया है जो स्वयं को आपका बेटा बता रहा है और आपसे मिलने की जिद भी कर रहा है। मोहन जी सिक्योरिटी गार्ड से बोले, तुम जाओ, मैं आता हूँ। जैसे ही मोहन जी गेट पर पहुंचे तो उनका बेटा उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, अपने इस नालायक बेटे को माफ़ कर दीजिए पिताजी। तो मोहन जी ने कहा, कौन बेटा? किसका बेटा? मेरा कोई बेटा नहीं है। वो तो मेरे लिए उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने मुझे धुतकार कर वृद्धा आश्रम में मरने के लिए छोड़ दिया था। मैं उसके आगे बहुत गिड़गिड़ाया था कि मुझे बुढ़ापे में अपने बेटे के सहारे की ज़रूरत है, अपनों के साथ की ज़रूरत है। मैंने उसे लाख मनाने की कोशिश की थी लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी थी। मोहन जी के मुंह से ये बात सुनकर उनके बेटे को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और फिर हाथ जोड़ते हुए बोला, ऐसा मत कीजिए पिताजी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। रिश्वत लेने के आरोप में मुझ पर एक केस चल रहा है जिसमें सारे सबूत मेरे खिलाफ है और मेरी हार तय है। उसके बाद मुझे सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा।
पिताजी, केवल आप ही मेरी जान बचा सकते हैं। आप डीएम साहब से कहकर मुझे इस मुसीबत से बाहर निकलवा दीजिए। तो मोहन जी बोले, बेटा, इसे तो तुम्हारे बुरे कर्मों का नतीजा है और उन बुरे कर्मों की सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। मैंने तो तुम्हें हमेशा से ही अच्छी शिक्षा दी थी कि बेईमानी के पैसे से सदा दूर रहना, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब इस सजा से तुम्हें मैं तो क्या, भगवान भी नहीं बचा सकते, क्योंकि आखिरकार हम जो बोते हैं वही हमें काटना पड़ता है। इतना कहकर मोहन जी वापस घर के अंदर आ गए और गार्ड से बोले कि इस आदमी को तुरंत यहाँ से बाहर निकाल दो, ये एक बहुत बड़ा मुजरिम है। इसके बाद उनका बेटा वहां से निराश होकर चला गया। शाम के समय जब डीएम साहब घर आए तो उन्हें सारी बातों के बारे में पता चला कि मोहन जी का बेटा यहाँ उनसे मिलने के लिए आया था और उन्होंने उसे यहाँ से धुतकार कर भगा दिया। डीएम साहब भी अच्छी तरह से जानते थे कि वह कितना दुष्ट इंसान है, इसलिए उन्होंने भी उस केस में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। उस दिन के बाद से मोहन सर अपना शिष्य और उसके पूरे परिवार के साथ खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे और कई साल केस चलने के बाद बेटे को 10 साल की सजा हो गई। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।